बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा लेक्चर दोहा ट्रेड के ऊपर है, जो कि हमारा करंट अफेयर का टॉपिक है। लेक्चर को मैंने बनाया मेरा नाम, और ये करंट अफेयर के लिए हेल्पफुल है और बेसिक चीज़ें आपको समझने में मदद मिलेगी इसमें। और लेक्चर की तारीख़ जो है वो 5 मई है 2020। हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोहा ट्रेड पर जाने से पहले मैं चाहता हूँ कि हमें ज़रा बेसिक इन्फॉर्मेशन हो जाए, क्योंकि ये सारा ही दोहा ट्रेड जो है वो बेसिक बैकग्राउंड से जुड़ी हुई है। अगर हमें वो नहीं पता होगा तो हम उसको जो है वो नहीं समझ सकते। तो उसके लिए फिर हमें सबसे पहले जो है वो गैट समझना होगा। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई है 1945 के अंदर, तो दुनिया की इकॉनमी जो है वो बिखरी और तबाह हुई किस्म की इकॉनमी हो गई थी। तो उसको दोबारा रिवर्स करने के लिए, बेहतर की तरफ लाने के लिए दुनिया में नए रूल्स एंड रेगुलेशन सेट किए गए। तो सबसे पहली जो चीज़ उस वक़्त बनाई गई थी वो थी गैट, और इसका नाम था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो इसकी एब्रीविएशन है गैट की। तो गैट जो कि साइंड हुआ था 1947 में, इसके ऊपर दस्तखत हुए थे, लेकिन ये जो इसका नफाज है यानी कि वेंट इनटू फोर्स जो है वो 1948 है। और उस वक़्त 153 कंट्रीज़ इसमें अंदर शामिल थी और ये मल्टीलैटरल एग्रीमेंट था। अगर हम इसका दिबाचा पढ़ें, इसका प्रियम्बल पढ़ें, उसमें हमें कुछ जो है वो फंडामेंटल बातें पता चल जाएंगी जिसको उन्होंने बुनियाद बनाया था, और वही अभी तक आगे चल रही हैं। वो जो फंडामेंटल बातें हैं जो उसके प्रियम्बल में थी, वो ये थी कि जो गैट का पर्पस है वो है यह कि सब्सटेंशियल रिडक्शन किया जाए टैरिफ की। यानी कि जब कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क की चीज़ अपने मुल्क में मंगवाता है तो उसके ऊपर वो टैरिफ लगा देते हैं, यानी कि एक स्पेशल किस्म का टैक्स लगा देते हैं ताकि उसको हर आदमी ना ख़रीद सके, ताकि उसी तरह की जो चीज़ हमारे मुल्क में बन रही है तो उसकी यूँ कह लें कि वो इंडस्ट्री तबाह ना हो, तो इसलिए उसके ऊपर टैरिफ लगा देते हैं। तो उसके अंदर ये चीज़ है गैट के अंदर कि सबसे पहले जो है वो रिडक्शन की जाए टैरिफ की, और जो मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेड बैरियर्स हैं उसको कम किया जाए, और एलिमिनेशन की जाए प्रेफरेंसेस की। यानी कि ये मैंने 3 चीज़ें आपके साथ डिस्कस की हैं कि रिडक्शन ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड बैरियर्स को कम किया जाए और एलिमिनेशन ऑफ प्रेफरेंसेस को कम किया जाए। यानी कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ ताल्लुकात अच्छे रखता है और दूसरे मुल्क के साथ उसके इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं हैं, वो उसको मौका ही नहीं देगा, ठीक है। तो वो दूसरे मुल्क का भी रीजनली भी नुकसान होगा और इंटरनेशनली भी नुकसान होगा। उसके अलावा फिर वो कहते हैं कि ऐसा करना चाहिए जो कि म्यूचुअली एडवांटेजेस बेसिस के ऊपर है, सबका बाहमी मफाद उसके अंदर हो। तो ये इसके बुनियादी पॉइंट थे जब गैट बनी है 1948 के अंदर। तो ये इसी की बुनियाद पर फिर आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में तजारत होती गई। तो फिर कुछ अरसे के बाद एक न्यू राउंड शुरू हुआ था, उसको कहते थे हम यूरुग्वे राउंड टॉक्स एंड बर्थ ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यूरुग्वे राउंड टॉक जो है वो कंप्लीट हुआ था 15 दिसंबर 1993 के अंदर, 1993 के अंदर। इस 1993 के अंदर जो है वो इससे पहले 7 ईयर्स लगे, यानी कि 1993 से अगर हम 7 साल पीछे जाएं तब ये शुरू हुआ था, और 7 साल के अंदर मज़ीद किस्म के जो है वो राउंड टॉक्स होते रहे, और कैसे इंटरनेशनल जो इश्यूज़ हैं ट्रेड के हवाले से, जो झगड़े हैं, उसको कैसे कम किया जा सकता है, उसको कैसे रिज़ॉल्व किया जा सकता है। बहरहाल इस एग्रीमेंट के अंदर 117 मुल्क शामिल थे, 117, और उसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी शामिल था। और इसका मकसद भी फिर यही था कि ट्रेड बैरियर्स को कम किया जाए और क्रिएट किए जाए न्यू कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है जी, जामे किस्म के और इन्फोर्सेबल ट्रेड रूल्स, जिसको जो नाफिजुल अमल हो, जिसको नाफिज किया जा सकता हो। उसके बाद फिर जो यूरुग्वे राउंड ऑफ मल्टी ट्रेड नेगोशिएशन साइंड हो चुका था अप्रैल 1994 के अंदर, यानी कि अगले साल। फिर उसके बाद इस राउंड को इम्प्लीमेंट कर दिया था यूनाइटेड स्टेट्स की कांग्रेस ने दिसंबर 1994 के अंदर, और फिर ये वेंट इनटू फोर्स, यानी कि जो अमल इफ़ेक्ट हुआ इसका शुरू हुआ था वो 1 जनवरी 1995 में हुआ था। उसके अलावा
अब हम देखते हैं वो जो 1995 की जो मैं बात कर रहा हूँ, 1995 के अंदर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बर्थ हुई थी। यूरोगए राउंड का जब निफास हो चुका था 1 जनवरी 1995 को, फिर गैट ख़त्म करके नए इदारे का नाम रख दिया गया, तो उसको कहते हैं WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी बेस जो है वो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसको सक्सेसर ऑफ द जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड भी कहते हैं। और जिसकी गैट की जो बुनियाद मैंने आपको बताई कि 1948 में रखी गई थी, और उसी के रूल की बुनियाद के ऊपर ही ये मॉडर्न मल्टीलेटरल ट्रेडिंग सिस्टम वजूद में आया था। अब हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो बनी है, जैसे कि मैंने गैट की बात की थी, उसके तो कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स थे, इसके भी कुछ फंडामेंटल प्रिंसिपल फॉर्म हैं। और इसका जो प्रिंसिपल फॉर्म ये है कि ये सेट करेगा द रूल्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि दुनिया में जो बैनुल-अक़वामी तिजारत है उसके क्या कानून होंगे, वो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सेट करेगा। बहरहाल इसके 2.5 डिकेड के अंदर इसने दुनिया के काफ़ी ट्रेड बैरियर को रिड्यूस किया है गुड्स और सर्विसेज के हवाले से, और इसने जो है वो एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम भी बनाया कि झगड़े कैसे कम करने हैं दुनिया के अंदर। तो इसने 164 मुल्कों को अब तक इसने अपना मेंबर बना लिया है, और पाकिस्तान जिस वक्त ये वजूद में आया था उसी वक्त बन चुका था। तो WTO की जो डिसीजंस होते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के, वो मिनिस्ट्रियल लेवल होते हैं। जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिकों के मिनिस्टर हैं वो आपस में कॉन्फ्रेंस करते हैं, कॉन्फ्रेंस होती है, उस पर मिनिस्टर्स बैठ कर इसके ऊपर डिसीजंस लेते हैं। उसके अलावा इसकी कॉन्फ्रेंस जो है वो हर 2 साल के बाद होती है, एवरी 2 ईयर्स के बाद होती है। तो अब तक 11 कॉन्फ्रेंसें हो चुकी हैं। 12वीं पहली कॉन्फ्रेंस जो है वो सिंगापुर के अंदर हुई थी 1996 के अंदर, जो कि 12वीं कॉन्फ्रेंस जो है वो स्केड्यूल है जून में होगी 2020 में कज़ाकिस्तान के अंदर। उसके अलावा फिर अब मैं बात कर रहा था कि आपसे कि WTO के जो सेवरल फाउंडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये बनाई गई थी या खड़ी है इसकी बुनियाद के ऊपर। मैं इसको बारी बारी आपके साथ एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला पॉइंट है जी कमिटमेंट टू ओपननेस। कमिटमेंट टू ओपननेस का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप अपने मुल्कों से दूसरे मुल्कों के साथ जो आपकी तिजारत है उसमें जो टैरिफ आप लगाते हैं उसको कम करें, फिर आप कोटे को कम करें। जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, वो सबसे ज़्यादा मुलाजमीन जो है वो पाकिस्तान से लेते हैं, ठीक है जी। हम तेल सबसे ज़्यादा सऊदी अरब से ख़रीदते हैं, ईरान से नहीं ख़रीदते। इसका मतलब ये है कि जो हमारा कोटा हमने रखा हुआ है ना सिस्टम, लेबर की इतनी लेबर यहाँ से, इतनी लेबर यहाँ से, इतने बिलियन डॉलर की तिजारत यहाँ से, इतनी की यहाँ से, तो इसको कम कर किया जाए, इसको कोटे सिस्टम को ख़त्म किया जाए, और फिर सब्सिडीज़ को ख़त्म किया जाए। सब्सिडीज़ को आगे चलकर मैं ज़रा डिटेल में बताऊंगा। उसकी वजह यह है कि जो दोहा ट्रेड की जो बुनियाद है वो सब्सिडीज़ के ऊपर ही सारी खड़ी हुई है। वो कहते हैं इसको कम किया जाए, और फिर जो दूसरे ट्रेड बैरियर्स हैं उसको भी कम किया जाए। उसके अलावा फिर नॉन डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है कि एक मुल्क दूसरे मुल्क के साथ बग़ैर इम्तियाज़ के तिजारत करे। तो उसमें WTO के जो मेंबर्स हैं वो ट्रेड करें और दूसरे मुल्कों को ट्रीट करें इक्वली, किसी मुल्क को ज़्यादा इंपॉर्टेंस ना दें, किसी को कम ना दें। वो कहते हैं इक्वली ट्रीट करें दूसरे मुल्कों को। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी एंड प्रमोट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। इसको अब हम समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। ट्रांसपेरेंसी, WTO कहता है कि जी आप जब भी किसी मुल्क के साथ तिजारत करें तो उसमें शफाफियत होनी चाहिए, वो फुल फ्लेज उसका आपको डाटा हासिल होना चाहिए। किसी किस्म की जो है वो अनफेयरनेस ना हो, उसके अंदर अनफेयरनेस को ट्रीट किया जाए, और प्रिडिक्टिबिलिटी होनी चाहिए उसके अंदर। ट्रेड रिलेटेड रेगुलेशंस जो है उसके अंदर प्रिडिक्टिबिलिटी होनी चाहिए, और प्रमोट करें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को। उस इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में ये है कि आप दूसरे सिटीजन्स को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स दें, दूसरी कंपनियों को एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड करें, और इन्वेस्टर्स जो हैं उनको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें। यानी कि सिटीजन, कंपनीज और इन्वेस्टर को आप एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक। उसके अलावा फिर अगला पॉइंट क्या है, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू लेस डेवलप कंट्रीज़। जो दुनिया की मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस बात पर मुत्तफिक हैं, इस असूल के ऊपर, कि जो ममालिक लेस डेवलप हैं उनको ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी दी जाए, और उनको कुछ टाइम भी दिया जाए, और उनको अकोमोडेट किया जाए कि वो इस नए रूल्स के मुताबिक एडजस्ट हो सकें, वो अपने को आपको ढाल लें इस रूल्स के मुताबिक। उसके बाद अब हम आते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस इस वक्त अंडर प्रेशर है। उसकी क्या वजह है?
तो उसके कुछ बुनियादी जो है वो डिस्प्यूट चल रहे हैं उसके अंदर, वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। डिसएग्रीमेंट ओवर एग्रीकल्चर सब्सिडीज़, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। देखें, इसमें सबसे पहला तो ये है कि एग्रीकल्चर के ऊपर सब्सिडीज़ का इशू चल रहा है, जिसको हम दोहा टॉक में डिस्कस करेंगे आगे चलकर। अभी मैं इसलिए नहीं करना चाह रहा क्योंकि उसका जो बुनियादी पॉइंट ऑफ व्यू है ज़रा वो डिस्टर्ब हो जाएगा यहाँ पर। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का भी इशू है, इसको भी मैं आगे चल के एक्सप्लेन करूँगा। तो ये इस वक्त दो बड़े इशू चल रहे हैं एग्रीकल्चर सब्सिडीज़ के ऊपर, जो कि WTO से इस वक्त हैंडल नहीं हो रहा। दूसरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का इशू है, ठीक है, ये भी हैंडल नहीं हो रहा। दूसरा है कि जो ममालिक आपस में अच्छे ताल्लुकात रखते हैं, उन्होंने इंटरनेशनल ट्रेड से निकलकर अपने जो मुल्कों के बायलैटरल ट्रेड होते हैं उसको वो प्रमोट कर रहे हैं, और साथ में वो ओरिजिनल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को प्रमोट कर रहे हैं। ममालिक हैं कई ऐसे, उन्होंने एक मुल्क से दूसरे मुल्क के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शुरू कर दिया है और अपनी लोकल करेंसी में तजारत शुरू कर दी है, इस किस्म की डॉलर से निकल कर लोकल करेंसी में तजारत शुरू कर दी है। सो ये इशू है। उसके अलावा फिर अब हम देखते हैं कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इदारा बना है, ये किस किस्म के इश्यूज़ को हैंडल करता है। ये दो तरह के इशू को हैंडल करता है, स्टेट टू स्टेट और इन्वेस्टर टू स्टेट। हम देखते हैं कि स्टेट टू स्टेट कौन इन्वेस्टमेंट क्या होता है। स्टेट टू स्टेट का मतलब होता है कि एक गवर्नमेंट चैलेंज करती है दूसरी गवर्नमेंट की ट्रेड पॉलिसीज़ को, कि आप जो है वो ये ट्रेड पॉलिसीज़ हमारे ख़िलाफ़ बना रहे हैं, या ये बेनिफिशियल्स नहीं है, या ये इंटरनेशनल जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इदारा है उसके मुताबिक नहीं है। तो एक गवर्नमेंट दूसरी गवर्नमेंट के ऊपर एतराज़ करती है। दूसरी जो है वो इन्वेस्टर टू स्टेट है। इन्वेस्टर टू स्टेट का मतलब ये है कि एक शख्स किसी मुल्क में जाकर इन्वेस्टमेंट करता है और वो इन्वेस्टमेंट उसकी डिस्टर्ब होती है, उसको अनफेयर ट्रीट किया जाता है, तो वो शख्स जो है वो उस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ केस फाइल करेगा। जैसे कि मैं आपको मिसाल देता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो रेकोडिक का मंसूबा था, उसके ऊपर एक प्राइवेट कंपनी काम कर रही थी, ठीक है। वो प्राइवेट कंपनी को रोक दिया गया काम करने के ऊपर, तो उसको वो कहती है कि हमें अनफेयरली ट्रीट किया गया है। सो उन्होंने फिर केस किया जाकर वर्ल्ड बैंक के इदारे के अंदर, वो मैं इसको आगे चल के आपको बता दूंगा। तो वो फिर पाकिस्तान को उसका हर्जाना तो नहीं भरना पड़ा लेकिन जीत के, लेकिन इस तरह के मसाइल होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ने रिपीटेडली WTO के अगेंस्ट केस किया है कि वो स्टेट बैक कंपनीज चलाता है। चाइना के ख़िलाफ़ इसने अमेरिका ने किया है कई दफ़ा। पर उसके अलावा फिर अब मैं आपको बताता हूँ, मिसाल देता हूँ कि जो नंबर ऑफ़ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन हैं जो कि इन्वेस्टर टू स्टेट डिस्प्यूट को एडजस्ट करते हैं, वो कौन से हैं। यानी कि कोई कंपनी है या कोई फ़र्द वाहिद है, वो किसी मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है, अगर उसको अनफेयरली ट्रीट किया जाता है या उसकी रकम फंस जाती है या कोई मसला बन जाता है, तो कौन से इदारे हैं जो उसको डील करते हैं। तो उसमें पहला इदारा तो है परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन इन द नीदरलैंड। दूसरा लंदन ऑफ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन, ये इंग्लैंड का है, बट वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इन द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। इसको ICSID कहते हैं। इसी ने ही जो है वो रेकोडिक का केस लिया था, यहीं पर ही रेकोडिक का केस चल रहा था। और ये जो इदारा है 1965 में बना था एज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक, और इस वक्त इसके 163 मेंबर्स हैं। उसके अलावा WTO के ऊपर क्रिटिसिज्म भी हो रही है। WTO के ऊपर क्रिटिसिज्म जो है दो तरह से हो रही है। फार्मर और लेबर ग्रुप ने इल्ज़ाम क्या लगाया है कि जो कॉरपोरेट कंपनीज़ हैं, जो कॉरपोरेट सेक्टर है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें नुकसान पहुंचाया जाए, फार्मर्स ये कह रहे हैं। दूसरा ये है कि जो US पॉलिसी मेकर्स हैं वो ये कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ये कहता है, या उसके पॉलिसी मेकर्स ये कहते हैं कि WTO जो है वो फेल्ड हो गया है हैंडल करने में चाइनीज़ को। वो कि जो चाइनीज़ जो है वो वायलेशंस कर रहा है WTO की, चाइना वायलेशन कर रहा है WTO की, उनका ये मौक़िफ़ है इसके ऊपर। अब हम आते हैं कि प्राइमरी कंसर्न क्या है इसके अंदर। वो जिसकी मैंने पहले बात की थी उसमें सबसे पहला इशू आ रहा था इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है क्या चीज़। सबसे पहले तो हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को समझेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से मुराद ये है कि कोई यूनिक हो, कोई ओरिजिनल वर्क हो, किसी शख्स का, किसी कंपनी का, किसी मुल्क का कोई यूनिक या ओरिजिनल वर्क हो जिसमें इसका कोई आइडियाज़ हो सकता है, उसकी कोई
इन्वेंशंस हो सकती है, उसकी कोई आर्ट हो सकती है, उसकी कोई राइटिंग के हवाले से कोई काम हो सकता है, उसका कोई प्रोसेस किसी तरह से पहले किसी चीज़ को और तरह से प्रोसेस किया जा रहा था, वो कोई नए तरीके से प्रोसेस करता है जो कि एफिशिएंट वे में हो। कोई कंपनी उसकी ऐसी है, कोई प्रोडक्ट ऐसा बना लेता है, कोई नेम्स ऐसा बना लेता है, कोई लोगो ऐसा बना लेता है, उसको हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। तो WTO जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है वो इंटेलेक्चुअली प्रॉपर्टी राइट एग्रीमेंट जो उसका है उस हवाले से वो हमें हेल्प करता है कि हमने क्या करना है। लेकिन उसके ऊपर भी इशू ये है कि जो एक्सपर्ट कहते हैं, जो क्रिटिसिज्म करते हैं, जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, उन्होंने ये कहा है कि जो WTO की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो ड्रग पैटर्न्स के ऊपर है उनकी लिमिटेड एक्सेस है मेडिसिन के अंदर पुअर कंट्रीज़ के अंदर, यानी कि वो पुअर कंट्रीज़ के अंदर जो कि वर्ल्ड लेवल की जो कंपनीज हैं उनके जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है उसको प्रोटेक्ट नहीं किया जाता वहाँ पर। एक ये है। दूसरा जो है वो सोवरेनिटी का इशू है। सोवरेनिटी का इशू क्या है, जो क्रिटिक्स ये कहते हैं कि WTO जो रूल्स हैं, कवानीन हैं, वो ओवर रूल करते हैं नेशनल सोवरेनिटी के ऊपर। फॉर एग्ज़ाम्पल यूनाइटेड स्टेट्स ने ये आर्गू किया है कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वो इनएडिकेट है प्रोटेक्ट करने में यूनाइटेड स्टेट्स की वेज, बिकॉज़ ये इनकी जो वेज है वो अंडरकट है उसकी। बल्कि मैं सादा लफ्ज़ों में यूँ समझा देता हूँ कि दुनिया के दूसरे ममालिक जिनका इसके साथ कंपटीशन है वो सस्ती लेबर प्रोवाइड कर कर जो कि वायलेशन करते हैं ह्यूमन राइट की, जैसे कि वर्ल्ड बैंक या IMF जैसे इदारे कहते हैं कि एक इंसान को 2 या $2 या $2.5 मिलने चाहिए। उसके मुकाबले में अगर आप उसको सस्ती लेबर में ले लेते हैं, उनको उतने वो पैसे नहीं देते हैं और सस्ता काम करवाते हैं, जबकि दुनिया के जो दूसरे डेवलप कंट्रीज़ हैं वो ह्यूमन राइट के इंडेक्स को फॉलो करते हुए ज़्यादा वेज देते हैं, उसके मुकाबले में दूसरे मालिक सस्ती वेज देकर सस्ती चीज़ तैयार करके दुनिया में देते हैं, तो उससे फिर जो है वो दुनिया की मालिक की सॉवरेनिटी डिस्टर्ब होती है। यूनाइटेड स्टेट्स का ये इल्ज़ाम है इसके ऊपर। उसके अलावा इंपोर्ट की कंपटीशन क्या चीज़ है, जो कुछ इकोनॉमिस्ट ये आर्गू करते हैं, वो कहते हैं यानी कि WTO वो कहते हैं कि भाई प्रमोट करो, इंपोर्ट को प्रमोट करो, यानी कि अपने मुल्क में चीज़ें मंगवाओ, दूसरे मुल्कों से भेजो भी और मंगवाओ भी। लेकिन वो ये कहते हैं कि अगर हमारी कंपनीज दुनिया के दूसरे ममालिक में जाकर ऑपरेट करती हैं और वो वहाँ पर सस्ता ऑपरेट करती हैं और हम वही चीज़ मंगवा कर जब अपने मुल्क में टैरिफ की रिडक्शन करते हैं तो इससे हमारी जॉब्स और वेज हार्ट होगी। विलियम किम्बॉल कहते हैं 2014 के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स के चाइना के WTO में आने के बाद कोई मोर देन 3 मिलियन यूनाइटेड स्टेट्स की जॉब डिस्टर्ब हुई हैं और यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ये compete करना चीपर इम्पोर्ट्स में मुश्किल हो गया है। उसके अलावा अब हम आते हैं कि जी ये तो हमारी प्रीवियस टॉक थी जिसमें मैंने आपको गैट समझाया, गैट में क्या चीज़ है, बुनियादी सब कुछ हुई। टैरिफ को रिड्यूस करना है, कैसे एक मुल्क के दूसरे मुल्क के साथ तजारत बेहतर हो सकती है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की तरफ जाना है, टैरिफ की रिडक्शन करनी है। अब असल चीज़ शुरू हो रही है दोहा ट्रेड, जो कि हमारा बेसिक लेक्चर था। तो सबसे पहले मैं आपको चीज़ बताऊंगा कि दोहा ट्रेड है क्या चीज़। दोहा ट्रेड जो है वो लेटेस्ट राउंड ऑफ ट्रेड नेगोशिएशन है अमंग जो WTO मेंबरशिप हैं, जो WTO के जो मेंबर्स हैं उनके दरमियान ये ट्रेड नेगोशिएशन है। और इसका मतलब ये है कि जो इंटरनेशनल सिस्टम है जो ट्रेड का उसको रिफॉर्म किया जाए और उसके ट्रेड बैरियर को मज़ीद कम किया जाए और रिवाइज़ किया जाए ट्रेड के रूल्स को। और इस प्रोग्राम के अंदर जो है वो कोई 20 एरियाज़ हैं जो कि ट्रेड के हवाले से डिस्कस हुए हैं और उनको हम अब देखते हैं आगे। उसमें मेजर एरियाज़ ऑफ नेगोशिएशन कौन कौन से हैं। सबसे पहला तो एग्रीकल्चर है, दूसरा नॉन एग्रीकल्चर मार्केट एक्सेस है, तीसरा सर्विसेज आ जाती हैं, चौथा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को रिवाइज़ किया जाए, फिर ट्रेड एंड डेवलपमेंट को देखा जाए, ट्रेड एंड एनवायरनमेंट को देखा जाए, ट्रेड फैसिलिटेशन को देखा जाए, उसके बाद डिस्प्यूट सेटलमेंट अंडरस्टैंडिंग को देखा जाए और WTO के रूल्स को मद्देनज़र रखा जाए। मैंने 9 डिस्कस किए हैं, वैसे 20 हैं जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, मैंने वो डिस्कस कर लिए। 2001 में मिनिस्ट्रल कॉन्फ्रेंस हुई थी दोहा के अंदर ही और उसमें न्यू राउंड ऑफ ट्रेड के ऊपर लोग मुत्तफिक हुए थे और उन्होंने यही कहा था कि ट्रेड की लिबरलाइजेशन की जाए। ट्रेड लिबरलाइजेशन का मतलब ही यही है कि
जो तिजारत एक मुल्क की दूसरे मुल्क के साथ होती है उसको, उसके ऊपर जो टैरिफ लगता है उसको कम किया जाए, उसको ट्रेड लिबरलाइजेशन कहते हैं। आज़ादी दी जाए टैक्सेस से, उसको टैरिफ से आज़ादी दी जाए। तो 2001 में इसकी बुनियाद रखी गई थी और उससे ऑनवर्ड जो है वो अभी तक ये चल रही है, लेकिन इसके कोई खातिर खा इक़दाम नहीं निकले। ट्रेड लिबरलाइजेशन में यही कहा गया था कि जो ग्लोबल ट्रेड है उसके रास्ते में जो बैरियर्स आ रहे हैं, जो कि स्टिल एग्जिस्ट करते हैं, उसको अनलॉक किया जाए। और उसके अंदर जो मेजर इश्यूज़ इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं, जो मेजर टारगेटेड पॉइंट है वो एग्रीकल्चर, सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग है। उसके अलावा फिर मैं आपको कोर कंसेप्ट बताता हूँ कि दोहा ट्रेड को लाने का मकसद क्या है, कोर कंसेप्ट क्या है, मैं आप उसको समझाता हूँ। वो ये है कि जो दुनिया के गरीब तरीन ममालिक हैं ना, उनके पास आपको पता है कि टेक्नोलॉजी नहीं होती, उनके पास एक्सपोर्ट करने के लिए बेसिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अलावा कुछ नहीं होता है। मैं आपको पाकिस्तान की मिसाल दे लेता हूँ। पाकिस्तान वो पूरेस्ट कंट्री तो नहीं है इसके मुकाबले में जो अफ्रीका वगैरह में मुल्क है। हमारी एक्सपोर्ट क्या है, हमारी एक्सपोर्ट जो है वो बेसिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ही है एक तरह से, जिसमें हमारी जो बड़ी एक्सपोर्ट है आप देखें टेक्सटाइल की है, 8-9 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट है। उसके अलावा हमारी चावल की थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट है, हमारी फ्रूट की एक्सपोर्ट है, हमारी लकड़ी की थोड़ी बहुत एक्सपोर्ट्स है वगैरह वगैरह। हमारी कोई आईटी लेवल की, कोई टेक्नोलॉजी लेवल की, कोई जहाज़, कोई गाड़ियाँ और ये लेवल की हमारी एक्सपोर्ट नहीं है। तो वो कहते हैं कि जो दुनिया के जो गरीब तरीन ममालिक हैं उनके पास बेसिक एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के अलावा एक्सपोर्ट करने के दूसरी चीज़ें बहुत कम होती हैं या होती नहीं हैं। इन कंट्रीज़ को रिचर कंट्रीज़ के मुकाबले में आने के लिए ख़ुद को हार्ड प्रेस करना पड़ता है। अब पूरस्ट नेशन जो है वो सब्सिडी को अफोर्ड नहीं कर सकते, जो मैंने पीछे बताई थी। सब्सिडी का मतलब ये है कि आपने मुल्क में आपको जब कोई किसान कोई चीज़ लगाता है तो आप उसको जो है वो 20 रुपये की चीज़ जो है वो 10 रुपये में देते हैं। उसमें कुछ सरकार गवर्नमेंट जो है वो रकम इंट्रोड्यूस करती है, उसको हम सब्सिडी कहते हैं। अब वो कहते हैं कि जो गरीब ममालिक हैं उनके पास तो ये अफोर्ड करने के लिए होता ही नहीं है। मैं मिसाल देता हूँ, पाकिस्तान में कोई 4,000 अरब रुपए का कोई टैक्स इकट्ठा होता है, जिसमें कोई 2,000 अरब के करीब गालबन IMF वर्ल्ड बैंक सूद की कर्ज़ों में चले जाता है। कोई 1,000 से ये थोड़ा सा ऊपर कुछ 17 से 20% बनता है, वो हमारा जो डिफेंस होता है उसमें चले जाता है, जिसमें एयरफोर्स, नेवी और दूसरी थर्ड वन फोर्स हमारी आ जाती है, यानी कि आर्मी आ जाती है हमारी। उसमें अब हम हमारे पास बचता है कोई 1,000 रुपया, उसमें अब हमने सारा मुल्क भी चलाना है। ठीक है जी। अगर हम उसमें यही सारा काम सब्सिडाइज़ करना शुरू कर दें तो हम बाकी जो डेवलपमेंट सेक्टर्स हैं, एजुकेशन सेक्टर, वहाँ पर हम क्या ख़र्च करेंगे। सो हमारे लिए ये बड़ा मुश्किल होता है। हमारे लिए सब्सिडीज़ को अफोर्ड नहीं करना, हमारे लिए सब्सिडीज़ को अफोर्ड करना आसान काम नहीं है। जो हमारे से ज़्यादा गरीब मुल्क हैं जिनकी GDP बहुत कम होती है, उनके लिए तो ये वैसे ही तूफ़ान है। बहरहाल इसको ये है कि फिर वो क्या करते हैं, जो पूरस्ट नेशन होती हैं वो अफोर्ड तो नहीं कर सकती, लेकिन वो अपने फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए जो दुनिया के दूसरे ममालिक से प्रोडक्ट आ रहे होते हैं वो उनके ऊपर इतना टैरिफ लगा देते हैं कि लोग उनको ख़रीदे ही ना। इससे फिर क्या होता है, उनको ममालिक को नुकसान हो रहा होता है, यानी कि उनकी चीज़ नहीं बिक रही होती है। दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड जो वेल्दियर नेशंस हैं लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपीय यूनियन, जापान, ये क्या करते हैं, ये अपने फार्मर को सब्सिडाइज़ करते हैं। जब ये अपने फार्मर को सब्सिडाइज़ करते हैं, इनकी चीज़ बहुत सस्ती तैयार हो रही होती है और ये सस्ती चीज़ दुनिया की दूसरी मार्केटों में भी बेच रहे होते हैं। सो इनकी चीज़ें लोग आसानी से लेते हैं, उसके मुकाबले में जो दूसरे मालिक होते हैं लोग उनकी चीज़ें ही नहीं लेते हैं। उसके अलावा अब हम देखते हैं कि जो प्रोग्रेस क्या हुई है बल्कि एक और चीज़ मैं आपको बता दूं। हाँ, उनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है, जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो कहते हैं कि अगर हम अपने फार्मर्स को सब्सिडाइज़ नहीं करते तो हम दुनिया की जो डेवलप वर्ल्ड है उसके बिज़नेस से हमारे लोग आउट हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूँ, छोटी सी मिसाल ये है कि यूरोपीय यूनियन की जो पूरा यूरोप है, जो यूनियन जितने भी 27 ममालिक हैं या 29 हैं, उसकी जो एक गाय है ना उसको जो डेली सब्सिडी मिलती है वो $2.20 मिलती है, $2.25 के करीब बनती है ये। अब वो $2.25 की जो सब्सिडी है वो कहते हैं कि अगर पूरे यूरोपीय यूनियन की काउस की सब्सिडी को देख लिया जाए तो वो जो दुनिया की 20% वर्ल्ड पॉपुलेशन है उसकी जो डेली की इनकम है उससे ज़्यादा है। ठीक है जी। ज़ाहिर सी बात है, जब वो सब्सिडाइज़ करेंगे, चीज़ सस्ती होगी, वो दुनिया के दूसरे मालिक में सस्ता माल बेचेंगे, दुनिया ने सस्ती चीज़ लेनी है। उसके अलावा प्रोग्रेस देखते हैं दोहा ट्रेड टॉक्स के ऊपर।
इसके ऊपर ये प्रोग्रेस क्या है कि जो रिचर कंट्रीज़ हैं वो कहती हैं कि हमारी मज़ीद एक्सेस बढ़े नॉन एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के ऊपर और सर्विस सेक्टर के अंदर, ताकि हम जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ जिसमें लाइक चाइना, इंडिया, ब्राज़ील है, इनको हम मज़ीद रोबस्ट करें, स्ट्रॉन्ग करें। किसके अंदर? नॉन एग्रीकल्चर मैन्युफैक्चरिंग के प्रोडक्ट के ऊपर, सर्विस सेक्टर के अंदर। ये अपनी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल, ट्रांसपोर्टेशन और टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को मज़ीद वहाँ पर बेहतर करके कैपिटलाइज़ करना चाहते हैं। उसके अलावा फिर इश्यूज़ क्या हैं दोहा टॉक्स में? दोहा टॉक्स में इश्यूज़ ये है कि जो पुअरेस्ट हैं और डेवलपिंग नेशन है वो चाहती हैं कि जो दुनिया की जो पावरफुल या डेवलप कंट्रीज हैं लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, वो एग्रीकल्चर के ऊपर सब्सिडीज़ को ख़त्म करें, ताकि वो भी दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर जो है वो आ सकें और अपना माल बेचकर अपने मुल्क को जो है वो गुर्बत से निकालें और हम उनके मुल्क में भी डॉलर आए, वो भी तरक्की करें। तो वो अमेरिका ने कहा था कि मैं ये करने के लिए तैयार हूँ अगर इसी तरह ही जो है वो यूरोपीय यूनियन भी कमी कर दे। अमेरिका ने कहा था मैं 50% अपनी सब्सिडी में कमी करूँगा, तो उन्होंने कहा था कि हम 40% करेंगे, दुनिया के दूसरे ममालिक भी करें जो हमारी वो एग्रीकल्चर से हट कर जो चीज़ें लेते हैं, लेकिन वो इस तरह ना हो सका। उसके अलावा अब हम देखते हैं कि सब्सिडीज़ के इफ़ेक्ट क्या होते हैं। देखें, वर्ल्ड जो है वो दुनिया, अगर हम सब्सिडीज़ के ऊपर चलेंगे तो दुनिया जो है वो यूनाइटेड नेशन के जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स हैं उसको अचीव नहीं कर सकती। उसके अलावा सब्सिडाइज जो है वो कंट्रीब्यूट करती है वर्ल्ड वाइड पॉवर्टी को, प्राइस से पॉवर्टी को बढ़ाने में मदद देती है। यानी कि अगर हम चीज़ों को सब्सिडाइज़ करते हैं तो दुनिया के ममालिक के अंदर पॉवर्टी बढ़ती है। लेट्स सपोज उससे फिर क्या होता है, दुनिया की जो प्राइसेस हैं वो कम हो जाती हैं। जो बड़े ममालिक जो सब्सिडाइज़ करते हैं वो अपनी सस्ती चीज़ें ला के बेचते हैं, जिसमें कॉटन, शुगर, राइस है और अदर क्रॉप्स है, और इसके मुकाबले में जो पुअरेस्ट नेशन है उनकी ये प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम होती है, सो वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, वो फारिग हो जाते हैं। उसके अलावा फिर जो स्टांस ऑफ डेवलप कंट्रीज़ का, इसके ऊपर क्या स्टांस है, वो कहते हैं कि हम जो है वो दुनिया के दूसरे ममालिक के ऊपर या पुअरेस्ट नेशंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते। लेट्स सपोज अगर किसी पुअरेस्ट नेशंस के अंदर कोई सैलाब आ जाता है, उनकी टेक्नोलॉजी बेहतर नहीं होती है, फूड स्टैंडर्ड बेहतर नहीं हो सकता, उसने कहा हमारे मुल्क में हेल्थ के इशू बन सकते हैं, फूड सिक्योरिटी का इशू बन सकता है, और उसके साथ साथ हमारे मुल्क में की जो नेशनल सिक्योरिटी है वो डिस्टर्ब हो सकती है। दूसरा, फिर हम अपने मुल्क की, बाज़ मुल्क ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि हम अपने मुल्क की कल्चरल आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। जैसे फ्रांस की एक चीज़ मशहूर है, ठीक है जी, वो कहते हैं कि हम दुनिया की दूसरी चीज़ नहीं खा सकते, सो हम इसी के ऊपर डिपेंड करेंगे। एक ये भी कल्चरल आइडेंटिटी है। जैसे कि पाकिस्तान का आम है, हम कहते हैं कि हम जो है वो दुनिया में दूसरा कोई आम नहीं ले सकते, हम अपना जो है वो वाइट चौसा ही यूज़ करेंगे। सो ये बात भी है। उसके अलावा फिर इसके एडवांटेजेस क्या है ट्रेड बैरियर के रिड्यूस करने के? उसके पहला एडवांटेजेस तो ये है कि दुनिया के जो, अगर हम एग्रीकल्चर में अबॉलिशन करते हैं टैरिफ की और सब्सिडाइज़ को ख़त्म करते हैं, तो उससे दुनिया की ग्लोबल एक्सपोर्ट्स बढ़ेगी, कोई हर साल $300 बिलियन बढ़ेगी, और 2015 तक हर साल ये बढ़ती जाएगी। उस वक़्त उनका ये था, और इससे जो है वो दुनिया के गरीब ममालिक पॉवर्टी से बाहर आ जाएंगे। और उसके बाद जो है वो लास्ट हमारे पास है जी कॉन्फ्रेंस ऑन दोहा ट्रेड टॉक्स। ये क्या कहती है? 2003 में दूसरी कॉन्फ्रेंस हुई थी कैनकम मैक्सिको के अंदर। वो 4 डेज़ यानी कि 4 डेज़ के बाद ख़त्म हो गई थी। उसमें भी जो रिच और पुअर के दरमियान नई बात बन सकी थी। 2006 में हांगकांग में हुई थी, उसमें भी कोई लॉजिकल रिजल्ट ना हासिल हो सके। 2008 के अंदर ग्लोबल फाइनेंशियल इशू आ चुका था, फिर उसके बाद कोई बात ना बन सकी। 2013 में इंडोनेशिया बाली में हुई थी कॉन्फ्रेंस, उसके अंदर थोड़ी सी बेहतरी आई थी। उसके अंदर फिर जो एक एग्रीमेंट पास हो गया जिसको हम कहते थे ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, ये एक्सेप्ट हो गया था। इसका मकसद था कि ये स्पीड अप करेंगे कस्टम प्रोसीजर को, ठीक है जी, जो कस्टम्स हमारा तरीक़ाकार होता है उसको, और ट्रेड को ईजियर करेंगे और फास्टर करेंगे और चीप करेंगे। उसके अलावा 2013 में फिर आईटी प्रोडक्ट्स के टैरिफ को कम करने का सोचा गया। 2017 में ब्यूनस आयर्स के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी, और वो भी कोई इसके एग्रीमेंट फाइंड ना कर सके, और उसके बाद दोबारा अभी तक कोई इतनी ख़ास प्रोग्रेस नहीं हुई थी। उसकी वजह ये थी 2017 की थी, उन्होंने इंडिया को कहा कि आप अपनी जो है वो फ़िश के ऊपर सब्सिडाइज़ को ख़त्म करें, तो इंडिया ने इसके ऊपर नई बात को माना। उन्होंने कहा ये हमारा प्राइमरी सोर्स है, तो सो हम ये ऐसा नहीं कर सकते। सो लेक्चर अख्ताम पज़ीर हो गया। लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच।